हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं टू द यूपीएससी 2026 एनसीईआरटी में से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एग्जामिनेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, और अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये आश्वासन दे दूँ कि आप जब भी सीरियस होंगे कि भाई एनसीईआरटी में से एग्जामिनेशन क्या सवाल पूछ सकता है, तो आप फिर वापस से इसी वीडियो के ऊपर आएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वही चीजें बात करेंगे कि भाई एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। मैं आपको ये चीज नहीं पढ़ाऊंगा इसमें कि भाई एग्जाम के कि ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसके अंदर अपने पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और ऑल नहीं, वो कभी और अपने दूसरे सेशंस में लेंगे जब वो सेशंस लंबे होंगे। इन वीडियोस का मकसद ये है कि हर चैप्टर में से क्या ऐसी चीजें महत्वपूर्ण हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब वो कौन से एग्जामिनेशन में पूछे जाने की बात हो रही है भाई, वो या तो यूपीएससी हो सकता है, या तो आपका स्टेट पीसीएस हो सकता है, या तो आपका एसएससी हो सकता है, या तो दूसरे कोई सीडीएस हो सकता है, या सीएपीएफ हो सकता है। सो ये सब का मेन सोर्स जो है ना, वो है क्या, वो है एनसीईआरटी, और इसी में से आपके सवाल बनते हैं। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, क्लास नंबर 6 का सोशल साइंस के बारे में। इसके पहले ही हम जो क्लास 6 के शुरुआत के जो 5 चैप्टर्स है उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अब ये सेशन के अंदर अपने कर क्या रहे हैं ना, अपने बेसिकली ये चीज कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट थ्रू दीज पर्टिकुलर मार्किंग्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें हाईलाइट करी हुई है, ताकि आपको पूरा जो है ना, आपको पूरा ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एनसीईआरटी के चैप्टर को। आपको सिर्फ जो जो मैंने हाईलाइट किया है वही चीजें आपको पढ़नी है। और ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा जो करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी है उसके टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, या तो आपको ये मेरे भी चैनल से मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, आप इसको स्कैन कर सकते हो और आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। अब यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है, इट इज द चैप्टर 6, ठीक है, जहां पर बात की जा रही है हिस्ट्री के हिस्ट्री के टॉपिक की, दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपने ये नाम सुना भी रहेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिसको अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था। तो अपने इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये शुरू करने से पहले, अब ये जो है ये किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जब भी अपने हिस्ट्री की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि भाई हिस्ट्री है क्या, व्हाट इज एक्चुअली हिस्ट्री। सो अतीत, हिस्ट्री मतलब क्या? ये अतीत है। मतलब जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं अतीत में घटित हुई, जब अपने उसको एक क्रम में सजा देते हैं, दैट इज नोन एज हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल उठा और जो जो भी मैंने कल काम किए, वो सब काम जो है क्या इतिहास होंगे? क्या नहीं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन भारत आजाद हुआ, वो अतीत था लेकिन महत्वपूर्ण था, तो वो इतिहास है। कल्पना चावला स्पेस में गई, महत्वपूर्ण था, इसलिए इतिहास था। और यही महत्वपूर्ण घटनाओं को जब हम क्रम में सजाते हैं तो वही बन जाता है आपका इतिहास। अब यही इतिहास को जब अपने देखें तो हिस्ट्री को अपने 3 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब वो 3 भाग होते कौन से? सबसे पहला हो जाता है आपका प्री हिस्ट्री, दूसरा हो जाता है प्रोटो हिस्ट्री, एंड तीसरा हो जाता है हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री मतलब क्या? जो अभी तक अपन ने बात करा था, दैट इज नोन एज स्टोन एजेस। जिस समय पे लिखावट का कोई भी तरीका ना हो और वहां पर कम्युनिकेशन किसी और माध्यम से की जाती हो, उसको अपने कहते हैं क्या? प्री हिस्ट्री। लिखावट का कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री मतलब जहां पर लिखावट का तरीका है और वो लिखावट को अपने बस समझ नहीं पाए हैं, डिसाइफर अपने ने नहीं किया है, समझ नहीं पाए हैं उस लिखावट को, तो उसको अपने कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और जब अपने उस लिखावट का तरीका है और उस लिखावट के तरीके को अपने समझ चुके हैं, दैट इज नोन एज हिस्ट्री। सो प्रोटो हिस्ट्री जो है, इट इज जनरली अ पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले जो भी था, दैट इज स्टोन एजेस, दैट इज पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज, ये सब पार्ट हो जाते हैं प्री हिस्ट्री के। लेकिन इतिहास की शुरुआत जो है वो वैदिक एज से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वैदिक एज में राइटिंग भी था। और वैदिक एज में जो राइटिंग्स बने थे, दैट इज द वेदास, वो वेदास को आज हम समझ भी चुके हैं। सो दैट इज द राइटिंग इज देयर ऑल्सो, वी हैव अंडरस्टूड, सो दैट मेक्स अप द हिस्ट्री। अब यहीं पर जैसे अपने जाते हैं हमेशा, ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, द बिगनिंग ऑफ सरस्वती, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा के बारे में कुछ बातें कही जा रही है, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अपने इस चैप्टर के अंदर वही चीजें जानेंगे।
अब इस चैप्टर के अंदर 3 बड़े सवाल है कि भाई हड़प्पा को अपने क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन। अब यही हड़प्पा को अपने अलग अलग नामों से भी जानते हैं। दैट इज पहले इसको कहा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर इसको कहा जाता था ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन, देन गग्गर हकरा सिविलाइजेशन। गग्गर हकरा सिविलाइजेशन। अब हर एक में कॉमन क्या है, सिविलाइजेशन। ठीक है, ये अलग अलग नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, और ये जो सिविलाइजेशन था ये लगभग कब से था, 3000 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। मतलब जब स्टोन एजेस का टाइम खत्म हुआ, और स्टोन एजेस के टाइम पे ये लोग कौन थे, जो भी लोग थे ये लोग क्या थे, रूरल थे, रूरल नेचर का था। और जब वो लोग ट्रांजिशन करे, ठीक है, जब बाय द टाइम पीरियड ऑफ 3000 बीसी वो लोग क्या कर गए, ट्रांजिशन कर गए इनटू हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑलराइट, अब यहां पर एक चीज आप समझना, जब भी अपने मनुष्य की बात करते हैं, मैन की बात करते हैं, मैन ऑलवेज इज एवोल्यूशनरी। क्या आप कल जैसे थे आज भी वैसे ही है क्या? क्या आप 2 साल जैसे थे, 2 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है क्या? नहीं, आप इवॉल्व कर रहे हैं ना। वैसे ही मनुष्य ने भी इवॉल्व किया। जैसे जब हड़प्पन सिविलाइजेशन 3000 में शुरू हुआ था, लगभग 1750 में कुछ ऐसा समय आया होगा ना जब हड़प्पन लोग अलग रहे होंगे। बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1000 बीसी समय अलग रहा होगा, लोग अलग रहे होंगे, टेक्नोलॉजी अलग रही होगी, सुविधाएं अलग रही होगी। सो मैन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू एवोल्यूशन। और जब जब मनुष्य ने कुछ कुछ नया नया चीज इवॉल्व करा, मतलब जब जब कुछ नया खोज करा, तब तब मनुष्य एक नए युग में परिवर्तित हो जाता है, एक नए समय में परिवर्तित हो जाता है, एक नए एरा में आ जाता है। वो उसी हिसाब से स्टोन एज से जब अपने ने कुछ चीजों की खोज करी, उस टाइम पे अपने परिवर्तित हो गए किसमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब सवाल ये होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ये जो अलग अलग नाम है, हर एक में सिविलाइजेशन जो शब्द है उसका मतलब क्या है, अपने हर एक में सिविलाइजेशन क्यों डाल रहे हैं? सिविलाइजेशन इसके लिए डाल रहे हैं क्योंकि ये सी मतलब क्या होता है, इट इज अर्बन। सिविलाइजेशन जो होता है दैट इज अर्बन इन नेचर, अर्बन इन नेचर। अब इसी से ही आप समझ जाइए, जो अर्बन इन नेचर की अपने बात करते हैं, यहां पर आज के टाइम पीरियड में अगर आप एक अर्बन शहर देखते हो, दैट इज मुंबई ले लो, बैंगलोर ले लो, सूरत ले लो, अहमदाबाद ले लो, दिल्ली ले लो, ये जो शहर होते हैं ये क्या है, ये अर्बन है ना। अब अर्बन है तो ये अर्बन शहर के फीचर्स क्या है कि भाई वहां पे गवर्नमेंट है, वहां पे गवर्नेंस है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर ट्रेड है, कॉमर्स है, बिजनेसेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, रोड, फिर उसके बाद ये सब करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। अर्बन मतलब क्या है, डेवलप्ड ना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप्ड है वहां पे। डेवलप्ड मतलब क्या होगा, रास्ते रहेंगे, रोड्स, हाउसेस, वाटर, इसके बाद लोग जिस हिसाब से रहते रहेंगे, रेसिडेंसेस। तो अर्बन एरिया जैसे आप शहरों को देखते हो, वो शहरों के अंदर यही सब पार्ट्स होते हैं ना, विशेषताएं होती है ना। तो जब अपने हड़प्पा को भी अर्बन कह रहे हैं, अर्बन मतलब सिविलाइजेशन कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हड़प्पा में भी वही चीजें रही होंगी। बस फर्क क्या है कि आज मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एआई है, उस टाइम पे वो नहीं था। आज रेलगाड़ियां हैं, वो सब उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, बट शहरीकरण वाले एस्पेक्ट वहां पे थे। तो यहां पर वही चीजें लिखी हुई है कि भाई वहां पर क्या क्या मेजर विशेषताएं हैं। अब ये सब चीजें आप आगे वाले क्लासेस के अंदर भी पढ़ोगे, बट यहाँ पर एक बेस बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो बस इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, जो मैंने हाईलाइट किया बस उसको गो थ्रू कर लेना। अब यहाँ पर क्या है, इस पूरे पेज के अंदर देयर इज नथिंग रेलेवेंट, बस एक स्टेटमेंट रेलेवेंट होता है, वो है ये वाला, जहां पर कहा जा रहा है कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन जब था भारत के अंदर अराउंड 3000 बीसी से लेके 1750 में, और जब अपने इसको एक अर्बन सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड पे क्या दुनिया के अंदर कोई और ऐसे अर्बन सिविलाइजेशंस थे क्या? तो थे। 3 ऐसे अर्बन सिविलाइजेशंस थे। एक तो था मेसोपोटामिया, दूसरा था इजिप्ट, और तीसरा है चाइना के अंदर जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो मैंने आपको सरस्वती के बारे में बताया, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो भारत के पश्चिमी भाग पे था। उसका जो एक्सटेंट है अगर आप देखोगे तो वो मंडा, दैट इज जम्मू के अंदर मंडा है। फिर यहाँ पर है सुटका गेंडोर, दैट इज नियर द बलूचिस्तान एरिया, दैट इज गोइंग टू बी सुटका गेंडोर। साउथ के अंदर दैट इज डेक्कन के अंदर रहेगा दाइमाबाद, और यहाँ पर रहेगा आलमगीरपुर इन द यूपी। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये एक्सटेंट था हड़प्पा का, ये जो सिविलाइजेशन बना था उसका।
और ये जो पूरा एरिया है इट इज नियरली 1.3 मिलियन, मतलब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इस एरिया में से आज के समय में अपने को अराउंड 1400 सेटलमेंट्स जो है ना वो पाए गए हैं। और यही सेटलमेंट्स में से जो भी अपने को मटेरियल्स मिलते हैं, वही मटेरियल्स की जांच पड़ताल जब हम करते हैं, वही अपना बन जाता है द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। यही अपना सोर्स है ऑफ हिस्ट्री ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर अब जब एनसीईआरटी ने ये मैप दिया है, तो ये मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि भाई इस एरिया को अपने क्या कहते हैं, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज। सो इस एरिया में लगभग अपने कितने रिवर्स देख रहे हैं, टोटल 7 रिवर्स देख रहे हैं। एक हो जाता है इंडस, दूसरा हो जाता है सरस्वती, तीसरा हो जाता है 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ठीक है, मतलब रावी, बियास, सतलज, झेलम, चेनाब। तो ये 5 ट्रिब्यूटरीज, तो टोटल 7 नदियां जो हैं वो इस एरिया के अंदर बहती रहती हैं। और जब यही 7 नदियां बहती हैं, तो उस समय पे वो जो लोग थे, वो लोग कौन से नदियों पे कौन से सेटलमेंट्स बने, एग्जामिनेशन आपसे वो सवाल पूछ सकती है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा सेटलमेंट कौन से रीजन में कौन से नदी के ऊपर बना था, ये है इस मैप का महत्वपूर्णता। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। और यहां पर वही चीज लिखा गया है कि भाई सरस्वती नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस दिया गया है कि भाई सरस्वती नदी जो है, भारत में उसको घग्गर कहा जाता था, पाकिस्तान में हकरा कहा जाता था। इसीलिए जब मैंने आपको बोला इसको हरप्पन सिविलाइजेशन के अलावा भी इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, घग्गर हकरा भी कहा जाता है। मतलब घग्गर मतलब इंडिया के अंदर, हकरा मतलब पाकिस्तान के अंदर सरस्वती, ठीक है। और यही चीज इसके अंदर कही जा रही है। अब क्योंकि अपने इसके एक अर्बन, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैप। यहाँ पे जो है वही साइट्स के बारे में लिखा गया है कि भाई कौन से साइट्स जो हैं कौन से स्टेट्स के अंदर हैं आज के टाइम में, मॉडर्न डे स्टेट्स। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो एरिया लिखा गया है इसके अंदर टाउन प्लानिंग के बारे में लिखा गया है। अगर आपने नॉर्मली पढ़ा हुआ है तो यू कैन जस्ट स्किप इट अप, अदरवाइज एक बार गो थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। टाउन प्लानिंग मतलब जो शहरीकरण, जो मैंने आपको बताया ना, जहां पे आप देखोगे कि भाई लेफ्ट साइड में सीटाडेल था, राइट साइड में लोअर टाउन था, दिस इज गोइंग टू बी द आइडिया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे देखो, अब जो भी एनसीईआरटी मेंशन करता है ना, वो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट हो जाता है। क्यों रेलेवेंट हो जाता है? क्योंकि यूपीएससी ने ये सवाल पूछा है, स्टेट पीसीएस, एसएससी सबने ये सवाल पूछा है कि भाई जनरली जो टाउन प्लानिंग था ना हड़प्पा का, दैट पर्टिकुलर टाउन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग, वो सिटीज जो थे ना 2 भागों में डिवाइडेड थे। वेस्ट साइड में था सीटाडेल, ठीक है, जहां पे इलीट लोग रहते थे और ये एक अप्रेज्ड सेक्शन था। राइट साइड में था लोअर टाउन, जहां पर नॉर्मल लोग रहते थे। अब जनरली शहर जो थे ये 2 भागों में डिवाइड किए जाते थे, लेकिन पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहर सिर्फ 2 भागों में डिवाइड नहीं हुए। कुछ कुछ ऐसे शहर थे जो 3 भागों में भी डिवाइड हुए हैं। अब ये 3 भागों में जो डिवाइड हुए हैं शहर, ये कौन से थे? दैट इज धोलावीरा, ठीक है। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी आर्किटेक्चर्स बने, वो सब बने किससे? दे वर मेड फ्रॉम बर्न्ट मड ब्रिक्स। और ये बर्न्ट मड ब्रिक्स दे वर इन स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशंस, मतलब एक बड़ा एक छोटा वैसा नहीं, एवरी वन वॉज देयर जनरली, ठीक है। तो दिस इज देयर। अब ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर, ये एक सेगमेंट होता है जिसको अपने कहते हैं द ग्रेट बाथ। अब ये ग्रेट बाथ का ये पूरा सेगमेंट है जिसके अंदर ये पूरा डिटेल दिया गया, बट इट इज ओके। मतलब ग्रेट बाथ जो है ये आप बाद में भी पढ़ोगे, सो यू कैन जस्ट स्किप इट अप हियर। या इसके अलावा यहाँ पर यूपीएससी ने ये सवाल पूछा है ऑन वाटर मैनेजमेंट। 4 से 5 दफा यूपीएससी ने रिपीटेड लेवल पे थीम जो है यहाँ पे पूछ लिए हैं। धोलावीरा के ऊपर ही पूछा है कि भाई ये जो आप वाटर टैंक्स देख रहे हो, क्या इस वाटर टैंक्स की वजह से अपने ये देख सकते हैं कि भाई हड़प्पन्स जो हैं दे वर कॉन्शियस on the saving of water? Were they conscious on saving of water? Were they aware about water harvesting? Yes, they were conscious of saving of water and they were aware of water harvesting. एंड इसीलिए अपने देखते हैं कि भाई ढोलावीरा के अंदर लार्जेस्ट रिजर्वायर बनाया गया था जो कि 73 मीटर्स इन लेंथ है। अब ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप सोचोगे कि यूपीएससी या कोई भी ये फैक्ट नहीं पूछेगा तो भाई पूछ लेगा, ठीक है। मतलब ये बेसिक हाइजीन है, बेसिक फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। धोलावीरा के अंदर 6 लार्ज रिजर्वायर्स भी पाए गए थे एंड दे वर बिल्ट यूजिंग स्टोन्स एंड इवन दे वर कट इनटू रॉक्स।
इसके अलावा दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी अपने गो थ्रू कर चुके हैं। यहाँ पर एक सवाल है, दैट इज व्हाट डिड द हरप्पन्स ईट। यूपीएससी ने ये भी सवाल पूछा है। तो यहाँ पे वो सब चीजें लिखी गई है कि भाई जो भी अपने को आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं वो दिखाती है कि हरप्पन्स ने सीरियल्स जैसे कि बार्ली, व्हीट, मिलेट्स ये सब उगाया, राइस उगाया, एंड इसके अलावा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स भी उगाया। तो सीरियल्स, बार्ली, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, राइस ये सब उगाया गया है। एंड कहा जा रहा है कि हड़प्पन जो थे सबसे पहले थे पूरे यूरेशिया रीजन में जिसने कॉटन को उगाया एंड जिसको बना के इन लोगों ने क्लोथ्स पहना। सो दिस इज समथिंग। और वहीं पर एक जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट देर इज अ प्लो, क्ले मॉडल ऑफ प्लो जो अपने को कहाँ से मिला है, बनावली से, दैट इज हरियाणा। इसके अलावा यहाँ पर एक सेगमेंट दिया गया है जो कि हड़प्पन्स के डोमेस्टिकेशन की बात कर रहा है, क्योंकि हड़प्पन्स दोनों ही करते थे, एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड। तो उस एग्रीकल्चर के अंदर हड़प्पन्स ने डोमेस्टिकेशंस भी करे थे। कौन से जानवरों के डोमेस्टिकेशंस करे थे, अलग अलग जानवरों के डोमेस्टिकेशंस इन लोगों ने करे थे। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बोला हड़प्पन्स ने ट्रेड भी करा। तो हड़प्पन्स ने दो प्रकार के ट्रेड करे, एक था इंटरनल ट्रेड, दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या? इंटरनल ट्रेड मतलब जो यहाँ पर हड़प्पा चान्होदारो से करेगा, हड़प्पा ढोलावीरा से करेगा, हड़प्पा मोहनजोदारो से करेगा, या कालीबंगन गनेरवालिया से करेगा, मतलब ये था इंटरनल ट्रेड। वेरेज एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जो हड़प्पा मिसोपोटामिया से करेगा, जो हड़प्पा चाइना से करेगा, जो हड़प्पा इजिप्ट से करेगा। मिसोपोटामिया जो है वो इराक वाले एरिया के अंदर था, अराउंड द टिग्रिस यूफ्रेटिस रिवर। ठीक है। सो ये इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जनरली किया जाता था। अब वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में यहाँ पे डेटा दिया गया है कि भाई हम हड़प्पन्स ने क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई हड़प्पन्स ने ऑर्नामेंट्स, टिम्बर एंड जो डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी एक्सपोर्ट करे थे। एग्जामिनेशन आपको ये स्टेटमेंट दे देगा कि क्या हड़प्पा ने सिर्फ जो प्रेशियस मेटल्स हैं या प्राइमरी प्रोडक्ट्स है सिर्फ उसी को एक्सपोर्ट किया, क्या? नहीं। तो उन्होंने डेली यूज के आइटम्स को भी एक्सपोर्ट किया था, जिसके अंदर गोल्ड एंड कॉटन भी था, एंड पॉसिबली सम फूड आइटम्स एज वेल। ठीक है। इसी में एक चीज होता है दैट इज बीड्स मेड अप ऑफ कार्नेलियन। कार्नेलियन कहाँ पाया जाता था? ये एक रेडिश सेमी प्रेशियस स्टोन है जो कि पाया जा रहा है नियरली गुजरात वाले एरिया के अंदर, और इसी कार्नेलियन की मदद से बहुत सारे अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, और वही ऑर्नामेंट्स हड़प्पन लोग पहनते थे फॉर देयर ब्यूटिफिकेशन। हड़प्पन्स ने उस टाइम पीरियड पे ब्रॉन्ज की भी खोज कर ली थी, और ब्रॉन्ज इन लोगों ने कैसे पाया था? विद कॉपर, कॉपर प्लस टिन को मिक्स करके इन लोगों ने ब्रॉन्ज पा लिया था। और यही ब्रॉन्ज से फिर इन लोगों ने क्या किया था, अलग अलग मटेरियल्स इन लोगों ने बनाए, एंड यहाँ पर विद द ब्रॉन्ज इन्होंने स्कल्पचर्स वगैरह ये सब चीजें बनाई थी। हड़प्पन्स की क्रिएटिविटी आप देख सकते हो कि भाई हड़प्पन्स ने एक कोम्ब भी बना दिया था विद द मटेरियल आइवरी, और ये चीज अपने को कहाँ से पाई जाती है? कोस्ट ऑफ ओमान से, ओमान। ठीक है। यहाँ पर अपने को ये चीज दर्शा देता है कि भाई ये लोग ट्रेड कर रहे थे। अब वही ट्रेड के कंटेक्स्ट में एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज ऑन द लोथल्स डॉकयार्ड। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये 217 मीटर्स इन लेंथ था। मतलब जो जो हाईलाइट किया है ना मैंने गाइस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द डॉकयार्ड ऑफ लोथल। ठीक है। दिस इज द डॉकयार्ड ऑफ लोथल। अब देखो कितना 236 मीटर्स इन लेंथ है ये। मतलब कितने जहाज, यहाँ पे कहा जाता था कि भाई 65 से 70 टन के 25 से 30 मीटर की लेंथ में लगभग 25 से 30 जहाज यहाँ पर पार्क हो सकते थे। सो दिस वाज सच अ बिग हार्बर दैट वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अलावा यहाँ पर जो जो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ये सब तो ये आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर भी सवाल आपसे पूछ सकता है। इसके बाद द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन इज देयर। ठीक है। बाय 1750 ये सिविलाइजेशन समाप्त होती है अलग अलग कारणों के वजह से, जिसको आप आगे भी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो जो हाईलाइट किया है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सो इस सेशन के लिए बस इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन, टेक गुड केयर, स्टडी वेल, धन्यवाद एंड जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय गाइस, बाय।